हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। फिजिक्स में हमने शुरुआत की थी फर्स्ट चैप्टर से, इलेक्ट्रिसिटी से। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है और बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी पार्ट मिस कर दिया है। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। इसके सॉल्यूशन के लिए जो है मैं इस चैप्टर को एक बार दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ बेटा। इसके हर पार्ट को डिस्कस करेंगे, हम हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में। पहले तो ये देख लेते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। देखिए, बेसिक जो नेचर में है, नेचर में जितने भी टाइप की फोर्सेस मिलती हैं ना, हमें जितने भी टाइप की इंटरेक्शंस हैं उनको 4 कैटेगरीज में रखा जा सकता है। ठीक है, 4 कैटेगरीज। अब ये जो फोर्सेस हैं इन 4 कैटेगरी में रखी हैं हमने। उन्हीं में से एक कैटेगरी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक है, ये जो 4 टाइप की फोर्सेस है बेटा, इन चारों के ओरिजिन अलग हैं। ठीक है, मतलब इनका जो इनिशिएटिव है, ये इनकी जो शुरुआत है, इनके जो ओरिजिन का कारण है वो अलग है चारों का। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं हमें इनके बारे में पढ़ना है। इन्हीं में ये है आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस अराइज होती हैं, दे अराइजेज ड्यू टू ए प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अराइजेज ड्यू टू चार्ज। तो सबसे पहले चार्ज के बारे में ही पढ़ लेते हैं कि चार्ज है क्या। चार्ज को डिफाइन करना जो है काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, बट अगर डिफाइन करने की ही बात आए तो हम एक बात बोलते हैं बेटा, बिल्कुल सीधी। क्या? कि चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। ठीक है, कौन सी फोर्सेस? इलेक्ट्रिक फोर्सेस। सो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू which two objects acts electric forces, two objects acts electric forces on each other। ठीक है, तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहे हैं, अगर ये फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये किसके कारण आ रही है? इस चार्ज की प्रॉपर्टी के कारण आ रही है। ठीक है, चार्ज जो है बॉडीज पे दो टाइप का नेचर होता है इसका, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। तो एक टाइप के चार्ज को हम पॉजिटिव बोल देते हैं और दूसरे टाइप के चार्ज को नेगेटिव बोल देते हैं। तो अपने पास दो टाइप हैं बेटा चार्ज के, टाइप ऑफ चार्जेस। वन इज पॉजिटिव, अदर इज नेगेटिव। सिंबल के लिए पता ही है आपको। ठीक है, अगर सेम चार्जेस की बात करें तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर सेम चार्ज होगा, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। बहुत कॉमन सी बात है, आपको पता होगा। इसी तरह से अगर आपके पास अपोजिट चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस आर फाउंड टू अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो चार्जेस की बात हो गई। अब दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर बेटा फोर्स लगा रहे हैं, है ना। फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा लेट डिस्कशन करेंगे, उससे पहले एक बार चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा और डिस्कवर कर लेते हैं। ठीक है, सो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, पहली बात, सबसे पहली प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये क्या कहता है
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी पार्टिकल के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर कुछ चार्ज होगा, मान लिया इस बॉडी के ऊपर कुछ प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, क्यू बेटा सिंबल होता है चार्ज के लिए जो हम यूज़ करते हैं, तो मान लिया प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसके बारे में एक फैक्ट है, अगर आप इसको मेज़र करोगे, दिस क्यू इज ऑलवेज फाउंड टू बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम फिक्स क्वांटिटी। ये ई है ना बेटा, इसका कुछ इंटीग्रल मल्टीपल मिलेगा, जैसे या तो प्लस 1 ई मिलेगा या माइनस 1 ई मिलेगा, या प्लस 2 ई मिलेगा या माइनस 2 ई मिलेगा, ठीक है, प्लस 3 ई मिलेगा, माइनस 3 ई मिलेगा, ठीक है। ई की वैल्यू कितनी होती है, ऐसे ही ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, एंड इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ओके, जैसे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जो भी आपको चार्ज मिलेगा, इट विल बी ए कंप्लीट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। अब ऐसा क्यों है और इसका कारण क्या है, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं कि इन बॉडीज़ को चार्ज कैसे किया जाता है, उसके बाद हमें समझना जो है सिंपल हो जाएगा इस प्रॉपर्टी को कि ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल क्यों आ रहा है। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो एटम्स के अंदर क्या होते हैं, सेंटर में कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है, साथ में कुछ न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और बाहर क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बाहर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो थोड़ा लूजली बाउंड होते हैं। अब जैसे ही आप दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में कांटेक्ट में लेके आए, ठीक है, और आपने इनको क्या किया, रब किया, इस रबिंग प्रोसेस में कुछ आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो एनर्जी गेन कर लेंगे, और एनर्जी गेन करने के बाद एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब जिस बॉडी में ये लूजली बाउंड हैं, ठीक है, वहाँ से एस्केप कर जाएंगे और दूसरी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। मान लिया ये जो ए बॉडी है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड थे और बी में इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, ठीक है, मटेरियल्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। अगर इनको रब करोगे तो जनरली क्या ऑब्जर्व होगा कि ए मटेरियल से कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफ़र कर जाएंगे, इस बी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर जाएंगे, ठीक है, जिसके कारण ए के ऊपर चार्ज में कुछ डिफरेंस आएगा और बी में भी कुछ चार्ज में डिफरेंस आएगा। अगर इनिशियली इनके ऊपर चार्ज 0 था, अगर इनिशियली हमने इनको जो है न्यूट्रल बॉडीज़ के तरह कंसिडर किया है, तो इस बॉडी ने कुछ नेट चार्ज गेन किया जो कि नेगेटिव था, तो इस बी बॉडी के ऊपर ना कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इस ए बॉडी के ऊपर आ जाएगा। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है उसके ऊपर जनरली पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक हो गई बात। अब हमें पता लग गया कि चार्ज जो बॉडीज के ऊपर आ रहा है वो किस कारण आ रहा है। इट इज़ ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन जो है आधा टूट के चला जाए, ठीक है ना, आधा ब्रेक हो और दूसरी बॉडी में एंटर कर जाए। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी हों, ठीक है, इट विल बी ए कंप्लीट इलेक्ट्रॉन, ना कि इसका कुछ हिस्सा, ठीक है। तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र होगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ चार्ज कितना जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होगा, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है ये हमने डिस्कस किया ही था। इट इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो जब भी किसी बॉडी के ऊपर कुछ चार्ज आएगा इट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ठीक हो गई बात। इस जो है फैक्ट को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ
चार्ज। अभी इस पे बेस्ड कुछ जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है हम चलिए कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। मान लिया किसी बॉडी को हमें कुछ चार्ज देना है, ठीक है। अगर किसी बॉडी को मान लिया हमें 1 कूलम्ब चार्ज जो है देना है, प्लस 1 कूलम्ब जो है इस बॉडी के ऊपर चार्ज होना चाहिए। इनिशियली इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज था, मान लिया ये 0 चार्ज था, ठीक है। तो अब इसके ऊपर कितना हो जाना चाहिए, ये इनिशियल स्टेट में था, फाइनल स्टेट में कितना हो जाना चाहिए, 1 कूलम्ब चार्ज आ जाना चाहिए इसके ऊपर। अगर बॉडी के ऊपर 1 कूलम्ब चार्ज आना है, प्लस 1 कूलम्ब चार्ज आना है, तो पहली बात कि इस जो है इस बॉडी के ऊपर प्लस 1 कूलम्ब चार्ज आएगा कैसे। देखिए बॉडी के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है, इट मीन्स इसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज करना पड़ेगा। अगर हमसे कोई ये पूछे हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी लॉस्ट, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे इस बॉडी को कि इसके ऊपर 1 कूलम्ब चार्ज आ जाए, ठीक है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स शुड ए न्यूट्रल बॉडी लॉस टू हैव प्लस 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। अगर किसी बॉडी के ऊपर प्लस 1 कूलम्ब चार्ज आना है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है सेम, कि 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए हमें चाहिए 1 कूलम्ब चार्ज, तो Q कितना हो गया, प्लस 1 कूलम्ब। अब E की वैल्यू हमें पता ही है कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो Q इज इक्वल्स टू प्लस 1 कूलम्ब, E इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस N इंटू E, ठीक है। तो N की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्या मैं इसको Q इज इक्वल्स टू NE ही रख लूँ, ठीक है, क्योंकि नंबर तो पॉजिटिव ही आएगा अपने पास। तो N की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, दिस इम्प्लाइज N इज इक्वल्स टू Q अपॉन E। Q कितना है अब अपने पास 1 कूलम्ब, E की वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद देखते हैं आंसर क्या बनता है। ये जो 10⁻⁻19 नीचे हैं, इनको मैं अगर ऊपर नंबरेटर में लेके जाऊंगा तो 10 की पावर कितनी हो जाएंगी, प्लस 19 हो जाएंगी। इसको डिवाइड किससे करें, 1.6 से। इस 1.6 को अब कैसे लिखें, अगर मैं इसको 16 लिखूँगा तो ऊपर 10 भी लिखना पड़ेगा, साथ में 10⁻⁻19, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए एक काम कर लेते हैं, यहाँ से 10 की एक पावर इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100/16 इंटू 10⁻18। इसको सॉल्व करेंगे आप, सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन्स 6.25 इंटू 10⁻18, इतने इलेक्ट्रॉन्स जब कोई बॉडी लूज करेगी तो उसके ऊपर कितना कूलम्ब चार्ज आ जाएगा, प्लस 1 कूलम्ब चार्ज आ जाएगा। इसके अपोजिट अगर इतने ही इलेक्ट्रॉन बॉडी गेन कर ले तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर ले तो कितना चार्ज आएगा, -1 कूलम्ब, ठीक है। ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, ठीक है ना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 माइक्रो कूलम्ब, 1 मिली कूलम्ब, 1 नैनो कूलम्ब, ठीक है। और आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, माइक्रोन होता है 10⁻⁻6, मिली होता है 10⁻⁻3, नैनो होता है 10⁻⁻9, ठीक है। इनके आंसर्स आपको खुद फाइंड करने हैं, ओके। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की, कि चार्ज जो है किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कंजर्व रहता है। तो इसमें क्या बोलेंगे हम, दैट फॉर वेट अ मिनट, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन कंजर्व्ड, ठीक है।
कंजर्व रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है ना। कंजर्व का मतलब फिक्स, किसी सिस्टम के लिए, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। आइसोलेटेड सिस्टम इस टाइप का कोई भी आपका ऑब्जेक्ट, कोई भी जो है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो एक्सटर्नल आपके फैक्टर्स हैं उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो, जिस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल जो आपकी जो कंडीशंस हैं उनका कोई इफेक्ट ना हो। जैसे मान लिया अपने पास कोई एक ही बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी के ऊपर इनिशियल कोई चार्ज नहीं है, तो इनिशियली ये कैसी है, अभी न्यूट्रल है। एक और बॉडी है अपने पास, ये भी इनिशियली कैसी है, न्यूट्रल है। तो इसके ऊपर भी कितना चार्ज, जीरो, इसके ऊपर भी कितना चार्ज, जीरो। अगर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक सिस्टम कंसीडर करूं तो इस सिस्टम के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, अभी टोटल चार्ज है ज़ीरो, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन दोनों को रब किया आपस में, ठीक है। इन दोनों को रब किया तो हमने ऑब्जर्व किया कि एक बॉडी के ऊपर कुछ चार्ज आ गया, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज आ गया। अब ये क्यों आया है, इलेक्ट्रॉन्स लूज या फिर गेन करने के कारण। तो एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो दूसरी ने गेन किए हैं, तो एक बॉडी के ऊपर प्लस क्यू चार्ज आएगा तो दूसरी बॉडी के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इसके ऊपर पॉजिटिव हुआ तो इसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब देखते हैं टोटल चार्ज कितना रहा सिस्टम का। अब भी अगर मैं टोटल चार्ज की बात करूं, टोटल चार्ज कितना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, अभी भी जीरो ही है। तो इस आइसोलेटेड सिस्टम के लिए इनिशियली जितना चार्ज था अपने पास, फाइनल भी उतना ही है, तो टोटल चार्ज पहले जितना था अभी भी उतना ही है। सो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन कंजर्व्ड। टोटल चार्ज कैसा रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज का आगे काफ़ी यूज़ करेंगे हम, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, ठीक है। अब दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में इनको वेल इंसुलेट कर रखा है, ठीक है। और अब क्या किया, आपस में इनको रब किया। रबिंग के कारण एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लिया +5 कूलाम चार्ज आ गया, मान लेते हैं, ठीक है। वैसे +5 कूलाम बहुत ज़्यादा चार्ज होता है, तो चलिए इसको 5 माइक्रो कूलाम मान लेते हैं। 5 माइक्रो कूलाम चार्ज आ गया, ठीक है। तो इस दूसरी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आएगा, इनिशियली कितना चार्ज था, जीरो, तो बाद में भी कितना रहना चाहिए, जीरो। तो बाद में टोटल चार्ज अब जीरो रहने के लिए इस दूसरी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आना चाहिए, -5 कूलाम, ठीक है। सो दैट चार्ज न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। तो इस टाइप की जो आपकी प्रॉब्लम्स है वहाँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का यूज़ करेंगे और ये फाइंड करेंगे कि दूसरी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है। अभी चार्ज जो है इसकी स्टडी को दो तरह से हमने जो है डिवाइड कर रखा है, चार्ज एट रेस्ट एंड चार्ज इन मोशन, ठीक है। इस पार्ट से हमें फ़िलहाल ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। तो हमें पढ़ना है चार्ज इन मोशन के बारे में। अगर चार्ज मोशन में होगा तो क्या प्रॉपर्टी पोजेस करेगा, ठीक है। तो चार्ज इन मोशन, चार्ज जहाँ मोशन में होगा ना बेटा वहाँ करंट होगा। अगर किसी रीजन से कुछ चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं तो बेटा डेफिनेटली वहाँ कुछ करंट होगा, ठीक है। इफ़ देयर इज नेट फ्लो, ठीक है ना, हमने कहा नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर किसी रीजन में एक तरफ से किसी दूसरी तरफ नेट फ्लो हो रहा है चार्ज का, ठीक है, तो वहाँ डेफिनेटली करंट होगा। अब करंट को हमने कैसे डिफाइन कर रखा है, करंट को कैसे मेजर करते हैं और करंट क्या है। चार्ज पार्टिकल किसी रीजन से फ्लो कर रहे हैं, इट मे बी ए फ्री स्पेस, इट मे बी ए मीडियम। जैसे मान लिया आपके पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर्स के एंड्स के अक्रॉस आप जब बैटरी लगाते हो बेटा आपको पता है ना कि इसमें से क्या फ्लो करता है, वायर्स में से करंट, और इस कंडक्टर में से भी करंट फ्लो करता है, ठीक है। इसका क्या कारण होता है, देखिए यहाँ कुछ टर्म्स हैं जिनको मैं डिफाइन करूँगा। सबसे पहले करंट को ही देख लेते हैं कि करंट है क्या।
जब आप बैटरी को कनेक्ट कर देते हो किसी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक तरफ फ्लो करना शुरू कर देते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं बेटा इस तरफ, तो करंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि यहाँ फिलहाल जो है अगर इस कंडक्टर में बात करें तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ हम ये भी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ फ्लो कर रहे हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो करंट को दो तरह से जो है देखते हैं, अब हम यहाँ दो नाम देते हैं करंट को। एक तो कन्वेंशनल करंट, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम ये कहेंगे वो किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन है, और उससे अपोजिट वाली कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, ठीक है, जिसको कन्वेंशनली हम यूज़ करते आ रहे हैं। एक्चुअली ये इस कारण है क्योंकि करंट को काफ़ी पहले डिफाइन कर दिया था, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका एक्चुअल रीज़न नहीं पता था हमें जब तक कि करंट किसका कारण है, बस ये बताता था कि करंट है, ठीक है। तो ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण है ये एक्चुअली। तो इसीलिए जो डायरेक्शन तब चूज़ कर ली गई उसको हमने बोल दिया कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, और ये कहाँ से होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ होती है बैटरी के, ठीक है। करंट को कैसे डिफाइन किया गया, करंट के बारे में ये बोला गया दैट इट इज टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, थ्रू ए गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये लास्ट में जो है इसको याद करना इतना ज़रूरी नहीं है, आप इतना याद कर लीजिए कि टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अगर किसी गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से किसी गिवन टाइम टी में क्यू चार्ज पास कर रहा है, मान लिया इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से टी टाइम में क्यू चार्ज पास कर रहा है, तो चार्ज और टाइम की जो रेशियो है इसको हम क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। सो करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट। अब करंट की यूनिट की बात करते हैं। अगर यूनिट देखें तो करंट की यूनिट होती है एम्पियर, करंट की यूनिट एम्पियर। चार्ज की यूनिट जो होती हैं वो होती हैं कूलाम। इसके बारे में मैंने आपको अभी तक बताया नहीं, ठीक है ना, इसे बता देता हूँ मैं कि चार्ज को जो है मेज़र किया जाता है कूलाम में, ठीक है। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, इसको कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है, और एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है, और यूनिट्स को लिखते टाइम यहाँ स्मॉल लेटर्स यूज़ किए जाते हैं। तो जब आप यूनिट का नाम लिख रहे होते हैं तो इसका फर्स्ट वर्ड यहाँ स्मॉल यूज़ करना होता है, आपको याद रखिए। करंट को हमने डिफाइन कर दिया है, करंट इज इक्वल्स टू टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। इसका एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि मान लिया अपने पास कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, ठीक है। इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर में से 5 सेकंड में मान लिया 5 कूलम्ब चार्ज पास कर रहा है, तो चार्ज कितना हो गया 5 कूलम्ब, टाइम कितना हो गया 5 सेकंड। यहाँ करंट कितना होगा Q अपॉन टी, क्यू की वैल्यू कितनी है 5 कूलम्ब, टाइम कितना है 5 सेकंड, कितना बन गया ये 1 कूलम्ब पर सेकंड। इस कूलम्ब पर सेकंड को हमने क्या बोला है एम्पियर, सो इट इज़ 1 एम्पियर। तो इस तरह से जब भी आपको करंट फाइंड करना होगा आप क्या फाइंड करेंगे, चार्ज और टाइम की रेशो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। फिर से बता रहा हूँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अभी इलेक्ट्रिक करंट आई के बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ठीक है। तो पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल को V से डिनोट किया जाता है। ये भी एक और इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी आपके पास जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी आगे की स्टडीज़ में। देखिए पोटेंशियल है क्या, मान लिया आपके पास कोई चार्ज है, ठीक है, ये कुछ पॉजिटिव चार्ज है,
इसके पास एक और पॉजिटिव चार्ज मेरे को लेके आना है, ठीक है। अब जैसे जैसे इसके पास लाएंगे ये कुछ फोर्स लगाएगा, आपको पता है सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो डेफिनेटली अगर मैं इस चार्ज को इसके पास लेके आऊँगा तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर मुझे इसको फर्दर डिस्प्लेस करना है और इसके पास लेके आना है तो डेफिनेटली मुझे कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, और उस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, ठीक है। तो जहाँ फोर्स होती है और डिस्प्लेसमेंट भी होती है तो वहाँ उन दोनों की प्रोडक्ट किसके बराबर होती है, वर्क के बराबर होती है। इट मीन्स आपकी फोर्स कुछ वर्क कर रही है, बट आपकी फोर्स जो वर्क कर रही है वो जा कहाँ रही है, देखिए इस प्रोसेस में आप जो वर्क कर रहे हैं ना वो इस सिस्टम की एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ठीक है। और उस वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उस कि वही एक यूनिट चार्ज के लिए कितना वर्क किया जाए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसे बोला जाता है पोटेंशियल। तो इन्फिनिटी से इतना जो है सेपरेट डिस्टेंसेस से जहाँ ये एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स न लगाए वहाँ से इसको इसके पास लेके आना बेटा, ठीक है। सो वर्क डन इन bringing a charge from infinity to some point near another charge is called the potential at that point, potential at that point, ठीक है। and it is denoted by V, it is denoted by capital V। अब बेटा आपको एक प्रॉपर्टी और बता दें कि अगर आपने कोई पॉजिटिव चार्ज जो है रख दिया है, ठीक है, और दो पॉइंट हैं इसके पास, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। ये बी वाला मान लिया लोअर पोटेंशियल पे है, इसका पोटेंशियल कम है, और ए वाला जो है हायर पोटेंशियल पे है, इसका पोटेंशियल हाई है, ठीक है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ना, ये कौन सा है, चार्ज पार्टिकल। ये चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव होगा तो लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, और अगर नेगेटिव होगा तो ये किस तरफ जाएगा, ये हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। सो ए नेगेटिव चार्ज मूव टुवर्ड हायर पोटेंशियल एंड ए पॉजिटिव चार्ज टेंड टू मूव टुवर्ड लोअर पोटेंशियल, ठीक है। ये हमें पता लग गया कि चार्ज पार्टिकल जहाँ भी कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, देखिए एक हायर पोटेंशियल पे एक लोअर पोटेंशियल पे, इन दोनों में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर इनके बीच में आपने कुछ चार्ज रख दिया, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। आपके पास मान लिया कोई चार्ज पार्टिकल है, हमें नहीं पता ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ठीक है। तो ये चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हमने इसको एक पॉइंट पे रख दिया है, यहाँ रख दिया है, और इसके पास दो पॉइंट हैं इसके आसपास, एक हाई पोटेंशियल पे और एक लो पोटेंशियल पे है। अगर आप इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ फ्री छोड़ दोगे ना तो ये एक तरफ मूव करेगा, किसी एक तरफ जो है मूव करने की कोशिश करेगा। अब किस तरफ मूव करेगा ये डिपेंड करता है इसके चार्ज पे। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, ठीक है। तो मान लिया अगर ये इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कहाँ मूव करता, इस हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता। इसी तरह से अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कहाँ मूव करता, प्रोटॉन होता तो कहाँ मूव करता, ये लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता। ठीक हो गई बात। तो जहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जैसे ये दो पॉइंट हैं, ठीक है, मान लिया ये दो पॉइंट हैं अपने पास, फिर से ए और बी। ए हाई पोटेंशियल पे है, ठीक है, और बी लो पोटेंशियल पे है। अगर यहाँ आपने कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रख दिया तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कहाँ मूव करेगा, इट विल मूव टुवर्ड हाई पोटेंशियल, ठीक है। जहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहाँ चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे, और चार्ज पार्टिकल मूव किस तरफ करेगा ये डिपेंड करेगा उनकी पोलैरिटी पे। नेगेटिव चार्ज टुवर्ड हाई पोटेंशियल, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता, ठीक है। अब ये जो बैटरी जो होती है ना, बैटरी का काम यही होता है। बैटरी
पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है। ठीक है, बैटरी जो होती है बेटा, बैटरी इज ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। जब आप किसी बैटरी को किसी कंडक्टर्स के एंड्स के दोनों तरफ ऐसे कनेक्ट करते हो ना, तब पता क्या होता है, ये जो इधर पॉजिटिव वाली साइड है बैटरी की, ये हाई पोटेंशियल पे होती है, ये नेगेटिव वाली लो पोटेंशियल पे होती है। ठीक है, तो इसने क्या किया, इस रीजन में यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। इसका एक एंड हाई पोटेंशियल पे हो गया, दूसरा एंड लो पोटेंशियल पे हो गया, तो ये कंडक्टर जो है, कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होता है अगर वहाँ फ्री चार्ज पार्टिकल होगा तो वो मूव करेगा। ठीक है, और इसकी मूवमेंट किस पे डिपेंड करती है, इनके चार्ज पे। अब यहाँ फ्री पार्टिकल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब छोटी सी बात सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, नेगेटिव चार्ज मूव टुवर्ड हाई पोटेंशियल। तो ये चार्ज पार्टिकल जो है अब यहाँ कहाँ मूव करेंगे, टुवर्ड हाई पोटेंशियल। इसका मतलब ये इस एंड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अब मूव करेंगे। ठीक हो गई बात। तो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ हो गई, इसके बी एंड से इसके ए एंड तक हो गई, और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन उससे अपोजिट। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, कन्वेंशनल करंट इन दिस सिचुएशन, बताओ कहाँ होगा, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉनिक करंट। अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट बी से ए है तो कन्वेंशनल करंट ए से बी की तरफ होगा, इज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ होगा। अब देखो इस पोटेंशियल डिफरेंस ने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस ने चार्ज पार्टिकल्स को मूव करवाया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ने चार्ज पार्टिकल्स को मूव करवाया, इसका मतलब जहाँ चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं वहाँ क्या हुआ, करंट हुआ। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस के कारण यहाँ क्या आ रहा है, करंट आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को और ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो करंट भी ज़्यादा हो जाएगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम कर दूंगा तो करंट कम हो जाएगा, चार्ज जो है कम फ्लो करेंगे। अगर हटा ही दूं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कर दूं, तो चार्ज पार्टिकल मूव ही नहीं करेंगे। ठीक हो गई बात। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आप वी लगा रहे हो, इस पे डिपेंड कर रहा है कि इस कंडक्टर के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा। तो एक बात का और पता लग गया हमने कि करंट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अब पोटेंशियल डिफरेंस पे, ओनली फॉर कंडक्टर्स। सो करंट in a conductor depends upon the potential difference applied across the ends of conductor। कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है उस पर डिपेंड करेगा कि इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है। ये किसकी डायरेक्शन, आई की डायरेक्शन। ठीक है, करंट की डायरेक्शन। अब आई और वी में क्या रिलेशन है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आई और वी में कुछ रिलेशन है, उसके बारे में हम डेफिनेटली पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले एक और जो है फिजिकल फैक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, जो आपको शायद याद भी हो बेटा, रेजिस्टेंस काफ़ी बार यूज़ किया हमने। ठीक है ना, इस वर्ड का मैं एक बार फिर से उसके बारे में आपको अब थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप रेस्ट कर सकते हैं और 5 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं और पानी पीजिए। उसके बाद हम रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे।